ओके तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लूइड स्टैटिक्स का अगला लेक्चर। अभी तक देखो हमने फ्लूइड स्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, जो मैंने पिछला वाला लेक्चर था उसमें मैंने आपको ये वेपर प्रेशर तक पढ़ा दिया था, वाष्प दाब तक पढ़ा दिया था, बहुत सारे पॉइंट भी क्लियर कर दिए थे। अब फ्लूइड स्टैटिक्स में मेरी अगली हेडिंग है जिसको बोलते हैं संपीड़ितता, मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। पहले समझना पड़ेगा कि कॉम्प्रेसिबिलिटी होती क्या है ना। तो कॉम्प्रेसिबिलिटी को बड़े अच्छे से समझने के लिए मैंने क्या किया है, यहां पर आप लोगों के सामने एक सिलेंडर बना के बैठा हूं, ये सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक पिस्टन बना दिया। सर इस सिलेंडर के ऊपर मैंने एक तरह का पिस्टन बना दिया। सर ये पिस्टन हो गया, ये देखिए सिलेंडर के ऊपर मैंने क्या बना दिया, सर सिलेंडर के ऊपर पिस्टन बना दिया। अब इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट के अंदर मैं कोई भी एक गैस भर दूंगा। मान लीजिए मैंने ये गैस भर दी, कोई भी गैस है, आप इसको गैस बोल दीजिए या किसी तरह का कोई द्रव बोल दीजिए, या फिर गैस और द्रव दोनों को एक साथ डिफाइन करने वाला जो वर्ड है उसको बोलते हैं फ्लूइड, हिंदी में बोलते हैं तरल, है ना। वो कुछ भर दिया। तो मैं आपसे पूछूं कि आपने इसमें किसी तरह का कोई द्रव भर दिया, कोई भी द्रव मान लीजिए, फिर जब आप इस पिस्टन पे प्रेशर डालोगे, सर जब आप इस पिस्टन पे प्रेशर डालोगे मेरे बच्चा, तो प्रेशर डालने के बाद, सर प्रेशर डालने के बाद ये कुछ ना कुछ जो है दबेगा जरूर। बताइए सर जब प्रेशर लगाया जाएगा या फोर्स लगाया जाएगा तब ये कुछ ना कुछ दबेगा। तो बच्चा द्रव के इस दबने के गुण को ही कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। द्रव के इस दबने के गुण को ही क्या बोला जाता है, कहना द्रव के इस दबने के गुण को कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं संपीड़ितता। ओके तो क्या हर एक द्रव के पास ऐसा गुण होता है? सर बिल्कुल होता है, बस किसी के पास कम होता है तो किसी के पास ज्यादा। मैं अगर आपसे एग्जांपल पूछूं कि एक तरफ हवा है और एक तरफ पानी, एक तरफ हवा है एक तरफ पानी, दोनों को कंटेनर में डाल के दबाया जा रहा है, बताइए कौन ज्यादा दबेगा? तो कहना हवा ज्यादा दबेगी। सर मैंने कहा बिल्कुल, वेरी गुड, एकदम सही। क्यों सर हवा ज्यादा दबेगी? क्योंकि हवा की डेंसिटी कम है। तो बच्चा जिसकी डेंसिटी कम होती है उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा। क्लियर है ना? अच्छा और अब बातें सुनो। ठीक है सर, गैस और पानी में तो समझ में आ गया। मान लीजिए दो चीज हमारी लिक्विड होती, मतलब एक तरफ होता पेट्रोल, एक तरफ होता पानी, एक तरफ पेट्रोल एक तरफ पानी। बताइए अगर दोनों को मैं एक साथ कंप्रेस करूं तो पेट्रोल और पानी में कौन ज्यादा दबेगा? कहना पेट्रोल और पानी में से सर पेट्रोल ज्यादा दबेगा क्योंकि पेट्रोल की डेंसिटी कम है। तो बच्चा मेरे जिसकी डेंसिटी कम होती है तो आप कह सकते हो उसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो कॉम्प्रेसिबिलिटी का सीधा सा अर्थ क्या होता है कि किसी भी द्रव का दबने का गुण, कॉम्प्रेस होने का गुण कॉम्प्रेसिबिलिटी कहलाता है। आप कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। किसी द्रव को दबाने पर वह अवश्य दबते हैं, द्रव के इस दबने के गुण को कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं। ये टॉपिक में नोट डाउन कर लेना। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया, पॉइंट मैंने ये बताया, उससे पहले मैं एक दो चीजें बताऊं। कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। याद रखना, कॉम्प्रेसिबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हमारे पास एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है। आपसे कोई पूछे कि भाई कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर होता क्या है, तो कहना कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा इक्वल टू 1/K होता है। याद रखना, जब भी कभी आपसे बोला जाए कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा इक्वल टू क्या होता है, कहना बीटा इक्वल टू होता है 1/K। 1/K, ये देखो कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर बीटा इक्वल टू 1/K होता है। K क्या है सर? सर K को बोला जाता है बल्क मॉडुलस। अगर मैं पूछूं K होता क्या है तो आप K को बोलेंगे, K को बोला जाता है बल्क मॉडुलस। सर K इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। अच्छा सर K को बल्क मॉडुलस या आयतन प्रत्यास्था गुणांक, हिंदी वाले लिख लेना आयतन प्रत्यास्था गुणांक। तो K का फॉर्मूला क्या होता है? कहना K का फॉर्मूला होता है प्रेशर में चेंजमेंट या लगाया गया प्रेशर और डिवाइड बाय नीचे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब होता है मेरे दोस्त आयतन विकृति। बट यहां पर एक माइनस का चिन्ह भी लगाया जाता है। सर यहां पर एक माइनस का चिन्ह भी लगाया जाता है, इस बात को याद रखना। देखो तो K का मान ये रहा, माइनस का डेल्टा P बटे डेल्टा V बटे V, और बीटा बराबर होता है 1/K।
अब यहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं। जब आप इस कंटेनर में प्रेशर की वैल्यू को बढ़ाओगे यानी प्रेशर लगाओगे, तो मेरे भाई कंटेनर में प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, कहना जब हम लोग कंटेनर में प्रेशर लगाते हैं, देख लो प्रेशर लगाएंगे तो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है वो पास पास आ जाते हैं। इसका मतलब उसका आयतन घट जाता है और प्रेशर लगाने से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। समझो बात को, प्रेशर लगाने से उसका आयतन घट जाता है, डेंसिटी बढ़ जाती है। तो याद रखना जब भी कभी के का फॉर्मूला वॉल्यूम के पदों में पूछा जाता है तो हमेशा ऊपर एक माइनस चिन्ह लगा होता है। पता है ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है। अब प्रेशर बढ़ा है तो प्रेशर की वैल्यू पॉजिटिव हो रही है, वॉल्यूम घटा है तो वॉल्यूम डेल्टा वी की वैल्यू नेगेटिव हो रही, और इसी नेगेटिव को दोबारा से पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या लगाया, माइनस का चिन्ह। ओके, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हमने यहां माइनस का चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि प्रेशर बढ़ेगा तो डेल्टा पी पॉजिटिव, वॉल्यूम घट रहा है डेल्टा वी नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने पहले से माइनस चिन्ह लगाना था। ओके, तो ये तुम्हारे बल्क मॉडुलस का पहला फॉर्मूला हो गया, के बराबर डेल्टा पी और बटे डेल्टा वी इंटू वी। अच्छा, मैं अगला वाला फॉर्मूले की बात करता हूं कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होना चाहिए। सर मैं अगर नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करता हूं तो याद रखना जैसे ये फॉर्मूला वॉल्यूम के पदों में होता है सेम तरीके से ये फॉर्मूला डेंसिटी के पदों में भी होता है। कुछ नहीं करना है, डेंसिटी के पदों वाले फॉर्मूला निकालने के लिए डेल्टा पी उसी तरीके से लिखिए, बस जहां डेल्टा वी है वहां डेल्टा रो कर दीजिए और जहां वी था वहां रो कर दीजिए। देखना, तो ये तुम्हारा कह सकते हो कि सर इसी को बोला जाता है वॉल्यूम के पदों वाला फॉर्मूला। देख लो, क्लियर है ना? तो बल्क मॉडुलस के कह सकते हो कि हमारे ये दो मान होते हैं और दोनों मान आप लोगों को याद रखना है, डेल्टा पी है बटे डेल्टा वी वी, और यहां माइनस के साथ यहां प्लस के साथ। अब इन दोनों फॉर्मूले को रख कर बीटा का मान निकाला जा सकता है, पहली बात। ओके, एक बड़ा खास क्वेश्चन आता है कि सर देखो जो बल्क मॉडुलस होता है, कोई भी मॉडुलस हो, हर एक मॉडुलस का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये भी हम निकाल सकते हैं। देखो यहां डेल्टा वी है, यहां वी है, डेल्टा वी बटे वी, सर कोई मात्रक नहीं, प्रेशर का जो मात्रक होगा सर वही मात्रक बल्क मॉडुलस का है। लेकिन ध्यान से देखिए 1/k है तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मात्रक पूछा जाएगा तो बल्क मॉडुलस के मात्रक को उल्टा करना पड़ेगा, यानी मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन करना पड़ेगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का मात्रक मीटर स्क्वायर प्रति न्यूटन होता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए इतनी बात सबको क्लियर हो रही, यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। अब यहीं से दो तरह के प्रश्न और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना। देखो बच्चे, सबसे पहले एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम, हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे समतापी। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम। दो तरह के प्रोसेस, और एक होता है तुम्हारा रुद्धोष, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। आपने दो तरह के प्रोसेस के नाम सुने होंगे, एक समतापी का नाम सुना होगा और आपने एक रुद्धोष्म का नाम सुना होगा। सर इन दोनों प्रोसेस के लिए हम लोगों से हमेशा बल्क मॉडुलस का मान पूछा जाता है कि बल्क मॉडुलस का मान कितना होता है। तो याद रखिएगा समतापी प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस के बराबर होता है पी, यानी प्रेशर के बराबर। रुद्धोष प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस के बराबर होता है गामा पी के बराबर। ये याद कर लो, ये दोनों डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बताता हूं, समतापी प्रक्रम के लिए के बराबर पी और रुद्धोष प्रक्रम के लिए के बराबर गामा पी होता है। इंपॉर्टेंट डेटा है, आप इसको मिस नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा इतना हो गया। अब आगे की बात सुनिए, बहुत ध्यान सुनते रहना कायदे के साथ जो मैं बता रहा हूं। तो ये तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा है सर, बहुत अच्छी बात है। अभी शुरुआत में सर एक पॉइंट आपने कहा था, पॉइंट आपने ये दिया था कि जब भी कभी हम लोग लो डेंसिटी वाला द्रव भरते हैं तो जिसका घनत्व कम होता है सर उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती, कहा था ना मैंने, बिल्कुल। तो एक काम करते हैं ना, मैं दो चार लिक्विड की कंपेरिजन कर लेता हूं। जैसे कि आप यहां पर ऐसा कह सकते हैं, बड़े ध्यान सुनना, कि यदि लिक्विड की डेंसिटी कम है, डेंसिटी क्या है, कम है, तो याद रखना जिस द्रव की डेंसिटी कम होती है सर उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कहना उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा। डेंसिटी कम, कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा।
अच्छा टिस्टी डेंसिटी टर्म होती है, तो कहना सबसे टर्म तो देखो सर एयर की होती है, उससे टर्म किसकी होती है सर, उससे टर्म होती है पेट्रोल की, सर उससे कम किसकी होती है हरा, अच्छा एयर से ज्यादा, मैं डेंसिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है ध्यान सुनना, एयर की डेंसिटी बहुत कम, उससे थोड़ी सी ज्यादा पेट्रोल, उससे और ज्यादा तेल, उससे और ज्यादा पानी, और उससे और ज्यादा पारा जिसको आप Hg कहते हो। तो आप ये देखिए कि इन सभी में से सबसे कम डेंसिटी हवा की होती है, इसीलिए हवा की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा है ना। तो कह सकते हो कि ये जो मैंने टर्म लिखा है ना, ये डेंसिटी का उल्टा टर्म लिखा है, परंतु ध्यान रखना सबसे कम डेंसिटी एयर की, और इसीलिए एयर की कंप्रेसिबिलिटी सबसे ज्यादा, पारे की डेंसिटी सबसे ज्यादा लेकिन कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम, ठीक है। तो ये जो मैंने टर्म लिखा है बच्चा, ये कंप्रेसिबिलिटी का टर्म है, दैट मींस ये टर्म है तुम्हारे बीटा टर्म, किसका बीटा टर्म। बट अगर मैं इसका उल्टा कर देता, तो सर इसका उल्टा कर देने के बाद ये जो टर्म आता है ये बल्ट मॉडुलस का आ जाता, देख लीजिए ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं। एयर की बात करते हैं तो एयर की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, लेकिन एयर का जो बल्ट मॉडुलस है वो सबसे कम है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे चीजें। अगर बात Hg की करते हैं तो सर Hg की कंप्रेसिबिलिटी सबसे कम है, लेकिन Hg का जो बल्ट मॉडुलस है वो सबसे ज्यादा है। देखो तो किसकी कंप्रेसिबिलिटी कम, किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा, किसका बल्ट मॉडुलस कम, किसका बल्ट मॉडुलस ज्यादा, ये सब कुछ बताया जा सकता है सिर्फ एक छोटे से पॉइंट से कि जिसकी डेंसिटी कम सर उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होती है, याद रखिएगा इस बात को। ओके तो ये हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, बीटा बराबर 1/k, के फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं हमारे एग्जामों में, है ना। बताऊंगा मैं अभी जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, बताऊंगा कैसे आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब फ्लूइड स्टैटिक्स में ये हमारी लास्ट हेडिंग है, केसिटाप तो इसको बोलते हैं, कैपिलरिटी बोलते हैं बच्चे, ये वो हेडिंग है जो हमारे एग्जामों में भर भर के पूछी जाती है, फिर भी हम लोगों से इस हेडिंग में गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता केसिटाप तो क्या होती है। परिभाषा तो देखो सबने पढ़ रखी है, परिभाषा में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, पहले मैं परिभाषा बता देता हूं, क्या परिभाषा होती है कैपिलरिटी की, क्या परिभाषा होती है केसिटाप की। कहना जब भी कभी हम लोग किसी तत्व की परिभाषा की बात करते हैं तो कहना जब किसी ठोस नली में द्रव में, जब किसी ठोस नली को किसी द्रव में डुबोते हैं, जब किसी ठोस नली को किसी द्रव में डुबोते हैं तो द्रव उस ठोस नली में या तो ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे उतरता है। मतलब आप किसी भी ठोस नली, वैसे मैं बता दूं ठोस नली और टेस्ट ट्यूब, आपने दो चीजें सुनी होगी, एक होती ठोस नली जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, और एक होती है टेस्ट ट्यूब, ये देखिए ऐसे। तो ठोस नली दोनों तरफ खुली होती है सर, ये है कैपिलरी ट्यूब, ध्यान रखना इसे बोला जाता है कैपिलरी ट्यूब। सर ये दोनों तरफ खुली होती है, जबकि जो टेस्ट ट्यूब है वो एक तरफ खुली होती है, एक तरफ बंद होती है। और इन दोनों में अगर डायमीटर की बात करेंगे, किसका डायमीटर कम होता है, तो याद रखना कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर कम होता है, और जबकि आपका टेस्ट ट्यूब का डायमीटर ज्यादा होता है। टेस्ट ट्यूब का डायमीटर ज्यादा होता है और कैपिलरी ट्यूब का कम होता है। ओके ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। अब आगे बात शुरू, यदि ठोस नली को द्रव में डुबोते हैं तो द्रव उस ठोस नली में या तो ऊपर चढ़ता है या फिर नीचे उतरता है, मतलब या तो ऊपर चढ़ेगा या तो नीचे उतरेगा। इस ऊपर नीचे चढ़ने उतरने की घटना को क्या बोलते हैं सर, केसिटाप बोलते हैं। लेकिन अभी माइंड में हमारे क्लिक नहीं हो पा रहा सर कि ये ऊपर क्यों चढ़ रहा है और ये नीचे क्यों उतर रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। साथ साथ इसके एग्जाम्पल भी बहुत पूछे जाते हैं कि भाई ऊपर चढ़ने और नीचे उतरने के एग्जाम्पल क्या क्या है। तो कहना सबसे पहला जो एग्जाम्पल देखा जाता है उसका वो ये देखा जाता है जड़ों से पानी का ऊपर चढ़ना, जड़ों से पानी का ऊपर चढ़ना। सर ये क्या है, सर ये कह सकते हो ये हमारा है केसिटाप का उदाहरण। लालटेन के तेल में या लालटेन में तेल का ऊपर चढ़ना, फाउंटेन पेन में स्याही का ऊपर चढ़ना। फाउंटेन पेन पता क्या होता है, जिसको आप ऐसे डुबोकर लिखते थे, मतलब पहले डुबोते थे, स्याही ऊपर चढ़ जाती थी, फिर लिखते थे, है ना। फाउंटेन पेन की खोज किसने की है, याद रखना जब तुमसे पूछा जाएगा कि फाउंटेन पेन की खोज किसने की है तो आपको 8 साइंटिस्ट का नाम बताना है, वाटरमैन। ध्यान रखना
वाटरमैन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फाउंटेन पेन की खोज की, वाटरमैन। ठीक है, अब आगे सुनो। जो बॉल पॉइंट पेन होता है वो प्रस्थ तनाव पे काम करता है। ये मैंने पॉइंट इसलिए लिया ताकि आप लोग दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ध्यान रखना, फाउंटेन पेन काम करता है आपका टेसिटातो पे, लेकिन ध्यान रखना बॉल पॉइंट पेन काम करता है प्रस्थ तनाव पर। किस पर? प्रस्थ तनाव पर। बॉल पॉइंट पेन वो होते हैं जो आप 3 रुपए 4 रुपए वाले पेन लेके आते हैं ना, तो वो प्रस्थ तनाव के साथ साथ ग्रेविटी पे भी काम करता है, ऐसा नहीं है, इन दोनों पर काम करता है। लेकिन फाउंटेन पेन सर वो पेन होते थे जिसको आप ऐसे देखो, पहले के जमाने में क्या होता था, मोर की पंख को नुकीला कर लेते थे, ऐसे डुबोते थे, थोड़ा स्याही ऊपर चढ़ती थी, लिख लेते थे, फिर डुबोते थे, फिर स्याही ऊपर चढ़ती थी, लिख लेते थे, याद है ना। तो ये काम होता था फाउंटेन पेन में, इसकी खोज वाटरमैन ने की थी। लेकिन अभी भी सर सब कुछ समझ में आ रहा है, सब कुछ सही है, लेकिन अभी भी मेरे पास एक वही डाउट है कि सर ये बताओ कैसे पता चलेगा कि कौन सा द्रव ऊपर चढ़ेगा, कौन सा द्रव नीचे उतरेगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इसी बात को समझाने के लिए मैं आपको वापस वही वाले डायग्राम में लेके आता हूं, क्योंकि बिना इस डायग्राम की मदद से आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सीरियस होकर समझिएगा और प्यार से समझिएगा, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने यहां पर 2 कंटेनर दिखाए, इनमें से एक कंटेनर जो है, मतलब पहला, दोनों कंटेनर मैंने मान लिया कि दोनों कंटेनर का टेस्ट बने हैं। सर दोनों कंटेनर बने हुए हैं कांच के, सर दोनों कंटेनर बने हुए हैं कांच के, ध्यान रखिएगा दोनों कंटेनर कांच के बने हैं। पहले कंटेनर में मैंने भर लिया, सर पहले कंटेनर में मैंने भर लिया पानी को, ये देखिए पहले कंटेनर में मैंने भर लिया इसको, कहना पहले कंटेनर में भर लिया है पानी को। सर ये पहले कंटेनर में भर लिया गया है पानी, ध्यान रखना। जबकि दूसरा जो कंटेनर है, सर ये दूसरा कंटेनर है, इसमें क्या भर लिया गया है, कहना दूसरे कंटेनर में मैंने एक और लिक्विड भर लिया, जिस लिक्विड को मैंने बोला है पारा। इसको क्या बोला मैंने? पारा, Hg जिसको बोलते हैं। थोड़ा मैं डेंसिटी के बारे में भी एक बात बता दूं, थोड़ी बिना डेंसिटी के वाला सवाल सॉल्व नहीं हो सकता। डेंसिटी तो देखो आपको याद रखनी पड़ेगी, डेंसिटी बिना तो कुछ नहीं है। कांच की बात करते हैं तो कांच की डेंसिटी कितनी होती है? सर कांच की डेंसिटी होती है 2500 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। 2500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब ये सर कांच की डेंसिटी है। पानी की डेंसिटी बताइए कितनी होती है? सर पानी डेंसिटी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और अगर तुमसे पूछा जा रहा है कि बताइए पारा की डेंसिटी बताइए, सर 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एकदम ध्यान से सुनना कायदे के साथ। मुझे ये समझना है कि इनमें से किसमें द्रव ऊपर चढ़ेगा, किसमें द्रव नीचे उतरेगा। तो कोई बात नहीं, टेस्ट नली डुबो के देखते। पानी वाले केस में मैंने ये टेस्ट नली को डुबोया, पानी वाले केस में ये टेस्ट नली मैंने डुबोई, पानी वाले केस में। भाई मेरे अगर इस पानी वाले केस में मैं इस टेस्ट नली को डुबोता हूं, देखो टेस्ट नली को क्या करता हूं, डुबोता हूं। तो अब यहां पर मुझे बात को समझना है, बड़े ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। ये टेस्ट नली किसकी बनी होती है? कह रहा टेस्ट नली भी सर किसकी बनी होगी? कांच की। बहुत ध्यान सुनना। और अंदर देखो इस तरीके से पानी भरा हुआ, ये पानी है, ये पानी है, एकदम ध्यान सुनना। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, सवाल ये कि कांच और पानी में से कांच की डेंसिटी सर ज्यादा है, बताइए। अगर कांच की डेंसिटी ज्यादा है तो इसका क्या अर्थ हुआ? सर इसका अर्थ हुआ कि कांच का अट्रैक्शन फोर्स भी तो ज्यादा होगा। तो जो लिक्विड यहां पर है, ये लिक्विड यहां पर है, ये लिक्विड है, सर इस लिक्विड पर, इस ऊपर वाले लिक्विड पर कह सकते हो कांच अपनी ओर खींचेगा, पानी अपनी ओर खींचेगा। लेकिन कांच और पानी में से कांच की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए कांच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। और मेरे बच्चा कांच का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा तो ये जो इधर वाला लिक्विड है ना, ये कांच के आकर्षण बल की वजह से, सर कांच के आकर्षण बल की वजह से कहां चढ़ जाएगा? सर ये चढ़ जाएगा ऊपर। कांच के आकर्षण बल की वजह से कहां चढ़ जाएगा? सर ऊपर चढ़ जाएगा। बोलिए। लेकिन चढ़ने का जो पैटर्न होगा ना वो कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे ऐसे, किनारे किनारे वाला लिक्विड थोड़ा और ऊंचाई में चढ़ जाएगा, है ना। तो कहना अगर ऐसा है तो यहां पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी कांच है तो कांच का ये भी पैटर्न यहां बदल जाएगा, ये भी पैटर्न यहां बदलेगा, ये पैटर्न यहां पर ये पैटर्न होगा। देखो तो आप देख पा रहे हो ना कि कांच और पानी का जब हमने कॉम्बिनेशन देखा तो कांच और पानी के कॉम्बिनेशन में देखिए
कांच की डेंसिटी ज्यादा थी और बच्चा जिसकी डेंसिटी ज्यादा है उसका आकर्षण बल ज्यादा है और कांच का आकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से पानी ऊपर खिंचता चला जाता है। लेकिन ये जो खिंचाव आता है ना बच्चा, ये खिंचाव ऐसा नहीं है कि ये खिंचाव 10-20 मीटर आ जाता है और तुम देख सकते हो, नहीं सर, ये खिंचाव बहुत कम आता है, सेंटीमीटर में आता है, mm में आता है, लेकिन आता है। तो बच्चा ये जो खिंचाव है ना, ये बहुत ज्यादा खिंचाव नहीं आता, ये बहुत कम आता है। मान लीजिए इस खिंचाव को मैंने h कह दिया, कितना कह दिया, h, ओके। तो पानी ऊपर चढ़ गया, h। फिर तुमसे एक क्वेश्चन और ये पूछा जाएगा कि सर इसकी जो फ्री सरफेस थी, ये देखिए फ्री सरफेस, वो कैसी हो रही। तो फ्री सरफेस को आप नीचे से देखेंगे तो उभरा हुआ नजर आएगा, ऊपर से देखेंगे दबा हुआ नजर आएगा। बताइए कैसा देखना पसंद करेंगे? तो नीचे से नहीं देख सकते यार, नीचे से देखोगे ना तो फ्री सरफेस जो है दबी हुई उभरी हुई नजर आएगी। लेकिन नीचे से कैसे देखो? आप तो आदमी हो, हैं, आप सांप बिच्छी थोड़ी ना हो, आप मछली थोड़ी ना हो जो पानी के अंदर से देखोगे। ऊपर से देखिए, ऊपर से देखने पे दबी हुई समझ में आ रही है। और दबी हुई सरफेस कैसी सरफेस होती है? कहना दबी हुई सरफेस होती है कॉन्केव सरफेस। इस बात को याद रखना। सर दबी हुई सरफेस कॉन्केव होती है, बिल्कुल। इसका मतलब ये जो हमारी सरफेस बनी, फ्री सरफेस बनी, ये सरफेस हमारी हो गई कॉन्केव सरफेस। अब हम लोग क्या बात करते हैं सर? अब हम लोग बात करते हैं अपने पारे में की। तो पारे में भी मैं एक केस नली को डुबो के दिखाता हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, तो पारे में मैंने इस तरीके से देखिए एक केस नली को डुबो दिया। चलिए अब पारे की बात करते हैं कि टेस नली डूब गई तो क्या होना चाहिए। तो कहना अगर सर ये टेस नली डूब गई है तो आप मुझे बताइए ध्यान से सोचते कि पारा और कांच में से किसकी डेंसिटी ज्यादा? कहना कांच की तो सर 2500 है, पारे की 13600 है। सर पारे का आकर्षण फोर्स ज्यादा है और पारे का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। यही रीजन है सर, ये जो पारा भरा है ना, पारा, इसको कांच नहीं खींच पाएगा। कौन खींचेगा? पारा। सर नीचे की ओर खींच ले रहा, पारा नीचे की ओर खींच ले रहा। क्यों नीचे की ओर खींच ले रहा? उसका रीजन आपको पता चला, क्योंकि पारे का आकर्षण फोर्स ज्यादा है, पारे की डेंसिटी ज्यादा है, इसलिए पारे का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि पारा जो है, पारा इस सरफेस को नीचे की ओर खींच ले रहा और सरफेस थोड़ा सा ऐसी रहेगी, किनारे किनारे थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो जाएगा ना, किनारे किनारे थोड़ा सा ज्यादा नीचे हो जाएगा। सेम चीज हमारी इस साइड भी किनारे पर हो जाएगी ऐसे, और सेम चीज यहां पर भी ऐसे हो जाएगी। ये देखिए, मतलब जो सरफेस कांच के कांटेक्ट में है ना, जो सरफेस कांच के कांटेक्ट में है वो इस तरीके से थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, नीचे की ओर चली जाएगी, है ना। चारों तरफ से देखो, ये वाला हिस्सा कांच के संपर्क में, नीचे हो जाएगा, पारा अपनी ओर खींच लेगा, है ना। सर इसमें कितना ऊंचाई नीचे आया? कहना मान लीजिए इसमें जो डिप्रेशन हुआ है, पारा नीचे उतरा है, उस डिप्रेशन को भी मैंने एच कह दिया, ठीक है। अच्छा, कई बार ऊपर भी चढ़ता है, कई बार नीचे। इसमें सरफेस कैसी है? फ्री सरफेस कैसी है? तो कहना अगर इसमें फ्री सरफेस की बात की जाएगी तो आप इसे ऊपर से देखिए, ऐसे देखिए ना, ऊपर से उभरा हुआ नजर आएगा, और उभरा हुआ नजर आएगा तो बताइए इसमें फ्री सरफेस कैसी बताओगे? कॉन्वेक्स, उसमें कॉन्केव। बड़ा मजा आ गया सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा तो मुझे बताओ, एक सवाल बताओ। तो सर सीधा सीधा रिजल्ट ये है कि जिस द्रव की डेंसिटी कांच की डेंसिटी से कम होती है, सर जिस द्रव की डेंसिटी कांच की डेंसिटी से कम होती है वो द्रव ऊपर चढ़ता है ना, और जिस द्रव की डेंसिटी कांच की डेंसिटी से ज्यादा होती है वो द्रव नीचे उतरता है। लॉजिक एकदम आसान है, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया, मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन दिया कि मेरे पास एक लिक्विड ऐसा है जिसकी डेंसिटी जो है 1800 है, 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है। बताइए इसमें कैपिलरी राइज होगा कि कैपिलरी डिप्रेशन, मतलब चढ़ेगा पानी कि उतरेगा। और एक लिक्विड ऐसा है सर जिसकी डेंसिटी सर 2800 है, बताइए इसमें कैपिलरी राइज होगा कि कैपिलरी डिप्रेशन होगा? बताओ, समझ में आ रहा हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो कैपिलरी राइज और कैपिलरी डिप्रेशन, है ना, इसको आप समझ लो। तो
पानी वाले केस में क्या हुआ सर, पानी वाले केस में कैपिलरी राइज हुआ है, और पारे वाले केस में कैपिलरी क्या हुआ है सर, कैपिलरी हुआ है डिप्रेशन। डिप्रेशन, इस बात को याद रखिएगा। ओके, तो आप मुझे बताइए अगर वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी 1800 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, सर ये डेंसिटी कांच की डेंसिटी से कम है, और अगर कांच की डेंसिटी से कम है तो इसका मतलब ये है कि इसमें कैपिलरी राइज मिलेगा। और अगर 2500 यानी 2800 से देखो 2500 से ज्यादा 2800, तो सर अगर इसकी डेंसिटी ज्यादा है तो इसमें कैपिलरी क्या मिलेगा, डिप्रेशन मिलेगा। तो कहां पर कैपिलरी राइज मिलता है, कहां पर कैपिलरी डिप्रेशन मिलता है, ये बात एकदम क्लियर कर लो, एकदम क्लियर कर लीजिए। बताओ क्लियर है यहां तक? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कहां पर कैपिलरी राइज, कहां पर कैपिलरी डिप्रेशन। अभी बहुत सारी बातें हैं, सुनते जाइए बस, है ना। देखिए सर, पानी के केस में ये जो सरफेस बनी थी ये अवतल बनी थी, और अवतल सरफेस में इस तरह से कॉन्टैक्ट लाइन खींची जा सकती है, टेंजेंट लाइन खींची जा सकती है। सर मैंने इस सरफेस से होते हुए टेंजेंट लाइन खींच दी। बच्चा टेंजेंट लाइन इस वर्टिकल लाइन के साथ, दैट मींस कैपिलरी ट्यूब के साथ जो एंगल बनाती है उसको थीटा कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, थीटा। और याद रखना ये थीटा जो है ना क्या होता है सर, इस थीटा को बोला जाता है कॉन्टैक्ट एंगल, स्पर्श कोण बोलते हैं। इस थीटा को क्या बोला जाता है, कॉन्टैक्ट एंगल। लेकिन जब भी कभी कैपिलरी राइज होगा, जब भी कभी कैपिलरी राइज होगा, तो याद रखना जब भी कभी कैपिलरी राइज होगा तब ये कॉन्टैक्ट एंगल हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, मतलब न्यून कोण होता है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि जब भी कभी कैपिलरी राइज होगा, जब भी कभी हमेशा कॉन्टैक्ट एंगल एक न्यून कोण होगा, मतलब 90 डिग्री से क्या होगा बच्चा, कम होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम कब आता है, कह देना जब कैपिलरी राइज होता है। इधर आइए सर, अगर इधर की बात करते हैं तो इधर गौर से देखिए जरा थोड़ा सा। सर इसमें अगर हमने टेंजेंट खींची, ये ऐसे टेंजेंट खींची रही सर, ये ऐसे टेंजेंट खींची रही, और ये देखिए यहां का कॉन्टैक्ट एंगल थीटा ही है। तो जब भी कभी कैपिलरी डिप्रेशन होगा तो डिप्रेशन होने में कॉन्टैक्ट एंगल थीटा हमेशा 90 डिग्री से ज्यादा आता है, जिसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि कैपिलरी राइज में स्पर्श कोण क्या हो सकता है और कैपिलरी डिप्रेशन में क्या हो सकता है, न्यून कोण कब होगा, अधिक कोण कब होगा, ये याद रखिए। परंतु 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 इसके पीछे का एक और मैं आपको पॉइंट बता दूं। एक और क्वेश्चन आता है कि पानी और कांच के लिए स्पेशली तुमसे एंगल पूछा जाता है कि अगर मैं पानी और कांच ले लूं, पानी और क्या ले लूं सर, पानी और कांच ले लूं, तो पानी और कांच के लिए स्पेशली आपसे थीटा पूछा जाएगा। और अगर मैं आपके सामने पारा और कांच ले लूं तो पारा और कांच के लिए भी स्पेशली थीटा आपसे पूछा जाएगा। पानी और कांच के लिए भी पूछा जाएगा कि बताइए स्पर्श कोण कितना होता है, और पारा और कांच के लिए। तो याद रखना पानी हमारा कांच के साथ, देखो पानी कांच के साथ ऊपर चढ़ता है, 90 से कम होगा। लेकिन एक्यूरेट मान जो होता है इसका पानी और कांच के लिए वो 3 डिग्री से लेके 5 डिग्री के बीच होता है। कई बार आप 0 डिग्री भी सुनोगे, लेकिन एक्चुअल मान 3 से 5 होता है। पूरा 0 नहीं हो सकता, पूरा 0 होता तो चढ़ेगा कैसे है। पारा और कांच की बात करते हैं तो पारा और कांच के लिए याद रखना जो हमारा कॉन्टैक्ट एंगल होता है वो 128 डिग्री होता है। कितना होता है, 128 डिग्री। ओके, बताइए क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब आगे बात सुनो। अब यहां से ये प्रश्न बनता है कि सर एक बात बताओ, पानी तो ऊपर चढ़ गया, पानी तो ऊपर चढ़ गया, तुमने कहा कितना ऊपर चढ़ा, h। ये h का मान निकालोगे कैसे, ये h का मान निकालो कैसे? तो डेरिवेशन करना एकदम आसान है, कुछ नहीं करना होता है। एक्चुअली में ये जो हमने लाइन खींची ना, इसी लाइन के अलाउन काम करता है फोर्स, है ना। अब वो फोर्स आता है पृष्ठ तनाव के द्वारा। पृष्ठ तनाव T बराबर F/L होता है। तो T बराबर F/L है तो F बराबर T × L। लेकिन इस T × L का अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो इस पूरे भार को बैलेंस कर लेता है ना। तो करना कुछ नहीं होता, T × L। लेकिन अगर बात L की करते, L कितना है, तो L इतना नहीं है एक्चुअली में, ये पूरी परिधि में है ऐसे। देखो मैं जो L दिखा रहा हूं कॉन्टैक्ट, आप खुद सोचो मुझे, अगर ये पाइपलाइन ऐसे सर्कुलर फॉर्म में है तो कॉन्टैक्ट देखो ऐसे 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 ऐसे,
ऐसे, ये देखो सर्कुलर फॉर्म में है तो कांटेक्ट ऐसे हो रहा ना, समझ रही बात को। जैसे कि मान लीजिए ये तुम्हारा जो है सर्कुलर फॉर्म में है, ये सर्कुलर फॉर्म में ऐसे, तो कांटेक्ट ऐसे चारों तरफ हो रहा ना, यानी 2 पाई आर में कांटेक्ट हो रहा, लंबाई को 2 पाई आर लेना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मुझे ये वो निकालना है कितना ऊपर चढ़ा, तो मैं सरफेस टेंशन द्वारा लगा दिया फोर्स बराबर होता है टी इंटू एल। एफ देखो टी बराबर एफ बटे एल, तो एफ बराबर टी इंटू एल, लेकिन एल की जगह पे 2 पाई आर कर देना, 2 पाई कितना कर देना आर, ध्यान सुनना। और इसके बाद कह सकते हो इसके पूरे भार के बराबर कर दो, और आगे कॉस थीटा भी लगाना पड़ेगा क्योंकि इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो बैलेंस कर रहा है। और इस कॉलम पर भार कर देना, भार मतलब mg, और m का मतलब होता है घनत्व गुणे आयतन, और आयतन की जगह कितना हो जाएगा सर, आयतन की जगह हो जाएगा एरिया। एरिया हमारा कितना हो जाएगा, ये एरिया 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, तो यहां पर 2 पाई आर स्क्वायर इंटू एच कर देना। तो फाइनली हम लोगों को पूरा डेटा पता चल जाएगा, है ना, पूरा डेटा पता चल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं पूरा डेटा। तो अगर मैं डायरेक्ट पूरा डेटा लिखूं तो बताइए चढ़े हुए अथवा उतरे हुए द्रव की ऊंचाई क्या होती है। तो चढ़े हुए अथवा उतरे हुए द्रव की ऊंचाई होती है 4 सिग्मा, या सिग्मा ना लेके टी ले लो, 4t cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी, 4t cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी, ये हमारा चढ़े हुए अथवा उतरे हुए द्रव की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है, 4t cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। यहां पर टी क्या है सर, टी पृष्ठ तनाव है, थीटा क्या है कांटेक्ट एंगल है, रो क्या है द्रव की डेंसिटी है, जी क्या है 9.81 है, डी क्या है तो डी व्यास है, यानी ये फॉर्मूला व्यास के पदों में है। कई बार ये फॉर्मूला रेडियस के पदों में भी बनाया जाता है। अगर रेडियस के पदों में बनाया जाएगा तो आप कह सकते हो रेडियस के पदों में यहां पर 2t cos थीटा आ जाए, भाई डी टी जगह 2r कर देना, है ना। तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला याद करेंगे कि h बराबर होता है 4t cos थीटा डिवाइड बाई रो जी डी। यहां से एक बात बहुत पूछी जाती है आपके एग्जामों में कि जो भी हमारा चढ़े हुए अथवा उतरे हुए द्रव की ऊंचाई होती है वो डायमीटर से देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी अगर डायमीटर तो तुमने कम कर दिया तो चढ़े हुए अथवा उतरे हुए द्रव की ऊंचाई बढ़ जाएगी। जितना पतला ट्यूब लगाओगे, जितना पतला ट्यूब लगाओगे सर उतना ही वो ऊपर चढ़ेगा, ठीक है। तो यहां से ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, हमने एग्जाम्पल भी बता दिया, लेकिन मैं इसके बाद एक छोटी सा पॉइंट आपको और बताना चाहता हूं, उसको भी आप देखिए, है ना। अभी मैंने ये सब बताया, मैं आपको यहां से 2 हेडिंग डिफाइन करता हूं, वो 2 हेडिंग सुन लेना जरा 1 मिनट। देखो पहली हेडिंग होती है सर, पहली हेडिंग होती है और दूसरी हेडिंग सर, पहली हेडिंग होती है वेट एंड फ्लूइड। कॉपी में इसमें नहीं था लेकिन मैंने अलग से आपको समझा दूं ताकि आपको कभी क्वेश्चन आ जाए तो बन जाना चाहिए, वेट एंड फ्लूइड। और दूसरा होता है सर नॉन वेट एंड फ्लूइड। 2 तरह के फ्लूइड होते हैं, एक होता है वेट एंड, एक होता है नॉन वेट एंड फ्लूइड, है ना। सर वेट एंड फ्लूइड क्या होते हैं सर, वेट एंड फ्लूइड वो होते हैं जो कांच की सरफेस को ढीला करते हैं, कांच की सरफेस को ढीला करने वाले द्रव को वेट एंड फ्लूइड कहते हैं। नॉन वेट एंड फ्लूइड किसको बोलते हैं सर, नॉन वेट एंड फ्लूइड वो होते हैं जो कांच की सरफेस को ढीला नहीं करते, ठीक है सर। ढीला करने वाला जैसे रे पानी। सर वेट एंड फ्लूइड का मतलब होता है कि जिस लिक्विड की डेंसिटी कांच की डेंसिटी से कम होती है सर उसे बोला जाता है वेट एंड फ्लूइड, ध्यान रखना। जैसे कि पानी डेंसिटी देखो कांच से कम है, पानी कांच को ढीला कर देता है। और नॉन वेट एंड फ्लूइड का मतलब होता है कि जो ढीला ना कर सके, और ढीला ना कर सके अर्थात उसमें लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो कांच की डेंसिटी से ज्यादा होगी, जैसे कि पारा। मैं एग्जाम्पल भी ले देता हूं, ऐसा नहीं कुछ भी। वेट एंड फ्लूइड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है तुम्हारा जैसे कि पानी ढीला करने वाले फ्लूइड का, तेल, पेट्रोल, इन सब की डेंसिटी कांच की डेंसिटी से देखो कम है, बताओ ढीला करेंगे। और देखो नॉन वेट एंड फ्लूइड का सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है सर, नॉन वेट एंड फ्लूइड का सबसे बढ़िया एग्जांपल है पारा। पारे की डेंसिटी कांच की डेंसिटी से ज्यादा है और ये कभी भी कांच को ढीला नहीं करता, है ना। दूसरी बात सुनो सर, इसमें देखिए कांच की डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कांच का आकर्षण ज्यादा है, मतलब इसमें क्या होगा सर, कांच का आकर्षण मतलब दूसरों का आकर्षण, और दूसरों का आकर्षण मतलब इसमें आसंजन बल ज्यादा होगा,
और ससंजन बल कम होगा, मतलब इसमें एडेसिव फोर्स ज्यादा होगा और सर कोएसिव फोर्स कम होगा। बताइए, तो बच्चा आप ऐसा कह सकते हैं कि यहां आसंजन बल ज्यादा है, दूसरे का आकर्षण ज्यादा है, इसीलिए तो बच्चा ये इसने कह सकता हूं कांच को ढीला कर दिया। इसमें दूसरे का आकर्षण ज्यादा था इसलिए कांच से जाके चिपक गया। लेकिन अगर मैं बात करता हूं नॉन वेटिंग फ्लूइड की, तो नॉन वेटिंग फ्लूइड की खास बात क्या है कि सर इसमें लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होती है, खुद का आकर्षण ज्यादा होता है, यानी इसमें जो ससंजन बल होगा सर वो ज्यादा होगा, इसमें ससंजन बल का मान ज्यादा होगा सर, इसमें कोएसिव फोर्स ज्यादा होगा, आसंजन बल कम होगा। ध्यान रखना, समझ आ रहा है ना सब लोग। फिर जिसकी डेंसिटी कांच की डेंसिटी से कम होती है उस पे क्या मिलता है, आगे वाला पॉइंट सुनिए, डेंसिटी कम है, कांच से कम है, तो सर इसमें मिलेगा कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज मिलेगा तो फ्री सरफेस कैसी होगी, कॉन्केव। फ्री सरफेस कॉन्केव है तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम, ऑब्वियस सी बात है। फिर अगर इसमें देखो लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, सर इसमें क्या मिलेगा, सर इसमें मिलेगा कैपिलरी डिप्रेशन, मतलब नीचे आएगा। फिर फ्री सरफेस कैसी मिलेगी सर, कॉन्वेक्स। और याद रखना इसमें जो कॉन्टैक्ट एंगल होगा सर वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो ऐसे कोई भी पॉइंट आपसे पूछे जाते हैं तो बड़े आराम से बड़े प्यार से आप वो सब बता सकते हो। ओके, तो बच्चा मेरे ये मैंने लास्ट हेडिंग अपने मन से ले ली थी, तो यहां से हम लोगों का ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं हम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो हम लोग पढ़ रहे थे, कहां गया, हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला चैप्टर फ्लूइड स्टैटिक्स, द्रव स्थितिकी, और ये चैप्टर यहां से फिनिश हो जाता है। अभी हालांकि स्टेट क्वेश्चन है मेरे पास, हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग, फ्लूइड डायनेमिक्स इनको भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए फिर बाकी वीडियो को देखने के बाद आप बगल में असाइनमेंट है मिल जाएगा, उसके बगल में रेटिंग है, रेटिंग वाले ऑप्शन पे जाके रेट जरूर कीजिए कि आपको क्लास कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।